हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये अबूज जिनका पार्ट 2 है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं साफराज के दरवाजे पे पहुंचा। एक नए शादीशुदा आदमी के लिए वो परेशान दिख रहा था, लेकिन मुझे याद है मैंने इस मजाक किया था। हम नीचे लिविंग रूम में थी जब उसने मुझे कहानी सुनाई। अदनान यार, मैं तेरे इस सब बकवास पे यकीन नहीं करता जो तू देखता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे तेरी मदद चाहिए। वो तो सब ठीक है, लेकिन भाभी को साथ क्यों नहीं लाया? ऐसे कौन करता है यार? तू शादीशुदा है। सरफराज ने फॉल्सा जूस का ग्लास टेबल पे रखा और अपनी शर्ट की बाहें चढ़ाते हुए मुझे देखा और निराशा से सर हिलाया। मैं सच में नहीं जानता क्या कहूँ, उसने एक हाई सुर में जवाब दिया। मेरा एक टाक सांगत और समझदार हिस्सा कहता है कि मिनहल किसी और आदमी को पसंद करती है, इसलिए वो अजीब हरकत कर रही है मुझे परेशान करने के लिए। मैं भौंहे चढ़ा के बोला, वो तेरी बीवी है। कुछ कहने से पहले सोच तो लिया कर यार। यार, मैं क्या सोचूं? अदनान जब से हनीमून से वापस आए हैं, वो बीमार है। तो भाई, डॉक्टर को दिखा। बेचारी औरत पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? सरफराज ने अपना निचला होठ काटा और अपना चेहरा आर्मरेस्ट पे टिका दिया। कौन सी डॉक्टर को दिखाऊं? वो कमरे से नंग निकलने की कोशिश करती है, बीजान को धमकाती है, मुस्तफा के बाल काट दिए जब वो सो रहा था, वॉशरूम नहीं जाती जब ज़रूरत होती और बिस्तर गंदा करती है, और जब मैं उससे सामना करता हूँ, वो मुस्कुराती है। कल गराज में बैठी एक मारी हुई बिल्ली को चाट रही थी। यार, हनीमून पे तो बिल्कुल ठीक थी। अब ये सब जाके मैं डॉक्टर को बताओ। बेटी, इस वक्त मुझे भी पता चल गया था कि माजरा क्या है, और सरफराज साहब को भी, लेकिन ये जो साइंस ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो अपने दिमाग का एक हिस्सा बंद कर देते हैं और उससे समझने से इनकार करते हैं जो उनका दिमाग समझ नहीं सकता। मैं एक स्कॉलर हूँ, मैंने 3 मास्टर्स किए हैं, और फिर भी मैं जानता हूँ कि कुरान में क्या है। खैर, इस वक्त मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। वो पहले से ही परेशान था। मैंने बस उससे कहा कि मैं कल उसके घर आऊँगा। मैं उससे कल यहाँ ले आऊँगा, सरफराज ने कहा। वो इस घर में कदम नहीं रख पाएगी, मैंने शांति से जवाब दिया। मैं फजर से पहले तेरे घर होऊंगा। इतनी सुबह? फजर से पहले भाभी मेरी सारी बातें सुन लेंगी। आमतौर पे सरफराज मेरी बात के बाद कोई ठाक वाली वजह मांगता, लेकिन इस दिन वो चुप रहा। इस रात हमने क्रिकेट फाइनल देखा, और पहली बार सरफराज ने मुझसे अनपैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पूछा जो मैं देखता हूँ। बेटी, याद रखना, सबको समझाना हमारा काम नहीं, लेकिन उनके लिए वहाँ होना वो चीज़ है जो फार्क लाती है। खैर, अगले दिन जो हुआ, उसने मुझे डरा दिया। सुबह 3 बजे के करीब मैं उसके घर पहुंचा। वो इस वक्त मॉडल टाउन में रहता था। जमील अंकल मेरे साथ नहीं था, और ये थोड़ी सी केसेस में से एक था जिनसे मैंने अकेला डील किया। बात यह है कि जैसे मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ, वो भी मेरी मौजूदगी महसूस करते हैं। जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई। सरफराज को ठीक लगा, और उसके भाई मुस्तफ़ा को भी, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हुई। मुझे याद है सरफराज मेरे लिए मोटिलियम लाया, लेकिन मैंने उससे कहा कि जब तक मैं उसके घर में हूँ, मेरा पेट दर्द करता रहेगा। मैंने सब बुजुर्गों को बेसमेंट में रहने को कहा, और मुस्तफ़ा को अपने साथ ऊपर ले गया। इस वक्त, बेटी, मेरे पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, और औरतों के साथ मैं हिचकिचाता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो क्रिएचर उन्हें चोट पहुंचाए जाए। मैंने मुस्तफ़ा को एक ग्लास आबे ज़मज़म के साथ अंदर भेजा। ग्लास एक पैगाम के साथ वापस आया। अंकल, वो कह रही है कि अदनान जब यहाँ तक आए हैं, तो कमरे के अंदर भी आ जाएं। मैंने मुस्तफ़ा को कमरे के बाहर चरपाई पे बैठने को कहा, और दरूद पढ़ने के बाद मैं अंदर गया। मिनहल बिस्तर पे बैठी थी, क्रिम्सन रेड लिपस्टिक अपने होठों और उसके आसपास माल रही थी। दरवाजा तो पीछे से बंद कर दूं? अदनान, बच्चा क्या सोचेगा? मिनहल ने मुस्कुरा के कहा। क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, ज़माना हाई। मैं बैद जुबान हाय। इस वक्त मैंने छत की तरफ देखा और कुरान पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है कि भाभी की आवाज़ काफ़ी खूबसूरत थी, या शायद वो क्रिएचर था, मुझे नहीं पता। छोड़ो आंचल, सूरा फातिहा। ज़माना क्या कहेगा? सूरा बकारा। छोड़ो आंचल, छोड़ 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 छोड़। चारों कुल, छोड़ो आंचल, ज़माना क्या कहेगा? छोड़ जालिम।
छोड़ छोड़, अच्छे जिन निकल। मैंने चिल्ला के कहा। वो पहली बार थी बेटी जब किसी औरत ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन ये कोई आम थप्पड़ नहीं था। मैंने महसूस किया कि इसने मेरी रूह को हिला दिया। और तब आयशा बेटी, मैंने कुरान ऐसे पढ़ा जैसे पहले कभी नहीं पढ़ा था। दरवाजा बंद, परफ्यूम की शीशियां मुझ पर आती हुई। मैंने ये भी इंश्योर किया कि ये आखिरी बार हो जब मुझे किसी जिन ने चोट पहुंचाई। अच्छा, पता है अगले हफ्ते वही लोग डिनर पे आ रहे हैं, साफराज और मिनहल भाभी आयरलैंड से। अब्दुल्ला, ये रात नहीं है, न ही वो दिन जब मैं अकेला या दारा हुआ महसूस करती हूँ। अबू घर पे हैं, अम्मी घर पे हैं, किचन में नौकरानियां मेरी पसंदीदा बिरयानी बना रही हैं। हाँ, वही जिसमें नालू होता है। घड़ी 13 बज रही है और मुझे अपने गले में बाइक चढ़ने का एहसास हो रहा है। क्या ये काफी नहीं कि ये वुडू रूहानी तमाशा मेरी रात की जिंदगी में है? उलझी हुई औरतों के सपने, नाखून वाले भी पुष्ट के जीव, सांप, और मैं अपने पुराने स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी के पूल से बार बार गिरना, बार बार। ठीक है, जब सूरज डूब जाता है और मैं अब्बू के रिलैक्सन से खुद को और उन्हें सुलह सकती हूँ, लेकिन सुबह का क्या करूँ जब सबकी नज़रें मुझ पर होती हैं? मैं सीधा नहीं सोच सकती, मैं चलती हूँ और मुझे आसपास के लोगों के साथ जुड़ रूहों और जिनों को देखना पड़ता है। मैं 22 साल की हूँ, पिछले साल मार्केटिंग खत्म की, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जगह बनाई, और फिर भी मैं वो लड़की हूँ जो चुपचाप कमरे में कंप्यूटर के पीछे से चिल्ला के उठ जाती है। वो लड़की जो ये बोल देती है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन बनेगा क्योंकि एक मारे हुए लड़के ने उससे बताया। इस वक्त मैं अपने ख्यालों को साइड पे रखती हूँ और अम्मी के नए लगाए गार्डन में थोड़ी शांति के लिए जाती हूँ। एक एक करके, जैसे छोटे सिपाही हुक्म पे, मेरे हाथ के बाल खड़े होने लगते हैं। हाँ, ईद के बाद ये वापस उग आए हैं और मैं वैक्सिंग वाली आंटी को घर नहीं बुलाना चाहती। वो जानती है कि मैं चीजें देखती हूँ और बस अपने मारे हुए भाई के बारे में पूछती रहती है। हवा चलने लगती है और मेरा सर चक्कर खाने लगता है। कुछ करीब है, कोई नहीं, बल्कि एक छोटी सी चीज। क्योंकि उसकी मौजूदगी का मुझ पे छोटा सा असर है। बाहर गर्मी है, लेकिन अक्सर दिनों सी बेहतर। बैम्बू के डंडों के पीछे, जो मेरे घर को चाची के घर से अलग करते हैं, मुझे एक छोटा लड़का दिखता है। वो 5 साल का है, उसने मुझे पहले बताया था। आम दिनों में मैं उससे अपनी गोदी में बैठने देती हूँ और उसकी माँ के बारे में कहानियाँ सुनाती हूँ जो उसके लिए रोती है। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज मैं चाहती हूँ कि वो चला जाए, और शायद वो भी ये महसूस करता है। उसकी छोटी सी मुस्कान उल्टा हो जाती है, वो एक या दो बार झपकता है, और मुझे बैम्बू के पीछे से एक हल्की सी चीख सुनाई देती है, जो भीड़िए की गुर्राहट में बदल जाती है। और तब मैं अपने कांटे, थके हुए पैरों को, जो मेरी हरी शालवार में कांप रहे हैं, आजमाइश में डाल देती हूँ। दरवाजा मेरे पीछे है, खुला है, और मुझे नए पकाए चावल की हल्की सी खुशबू आती है, और नौकरानियों की खुसुर फुसुर, कल देखे शो के बारे में हंसी मजाक। सब कुछ इतना करीब है, मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर भी मेरे पैर मुझे धोखा देते हैं। वो मुझे अंदर जाने नहीं देते। मैं बैम्बू के डैंडन की तरफ देखती हूँ, मुझे कोई लड़का नहीं दिखता, लेकिन अगर देखा ही सब कुछ होता तो बात अलग थी। मुझे अब भी गूसबम्स हैं, मेरा सर अब भी एक गायबी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर खा रहा है, और वो लड़का अब भी वहाँ है। मेरा एक हिस्सा चुपके से धूल भरे सीढ़ियों पे बैठना चाहता है, उससे मेरे पास आने देना चाहता है, और उसके वही सवाल सुनना चाहता है, और मैं वही जवाब दूंगी जो उससे खुश करते हैं। लेकिन मेरा बड़ा हिस्सा उससे जाने को कहता है, तो मैं दोनों करती हूँ। मैं झूलती हुई नाकाली ट्यूलिप के पौधों के नीचे अपनी जगह बनाती हूँ और बैठ जाती हूँ। मैं मुस्कुराती हूँ, अपने हाथ खोलती हूँ, कोई लड़का नहीं। इस बार मैं और जोर से मुस्कुराती हूँ और अपने हाथ और चौड़ा करती हूँ। मैं उसका नाम भी लेने वाली होती हूँ। मुझे हवा का एक झोंका महसूस होता है, इतना तेज कि मेरा जी साला रुक जाए, इतना नाम की एक छोटे लड़के की हंसी जैसा लगे। वो यहाँ है, मेरी एक पैर पे बैठा है। उसका बाल गंदा है, चिपचिपा, जैसे उस दिन था जब उससे छत से धक्का दिया गया था, और उससे मेपल सिरप की खुशबू आती है। वो मुझसे पूछता है कि उससे क्यों धक्का दिया गया। मैं उससे उसके बुरी बाप के बारे में बताती हूँ। वो पूछता है कि क्या मेरे अब्बू बुरे हैं। मैं कहती हूँ नहीं, अब्बू तो शानदार हैं।
सच कहूँ, अगर वो यहाँ रुका तो अब्बू उसके लिए नुक्कड़ की दुकान से मीठी नारंगी जलेबी लाएंगे। तो वो रुकता है। ये वही है जो मैंने पहले दिन कहा था जब मैंने उससे रास्ते पे रोते हुए पाया था। तो ये वही है जो वो आज सुनना चाहता है। वो पूछता है कि मैं अलग क्यों दिखती हूँ। मैं उसकी बटन जैसी आंखों में घूरती हूँ। ये सवाल उसने पहले कभी नहीं पूछा। मुझे अब लगता है कि वो मेरे दिमाग और हरकतों को पढ़ सकता है। मैं खुद से कहती हूँ अब वक्त है। मैं उससे कहती हूँ कि अब वक्त है। मैं उससे कहती हूँ कि उससे अब यहाँ नहीं आना चाहिए। वो चुप है। मैं उससे कहती हूँ कि उससे अपने गांव जाना चाहिए जहाँ आम के पेड़ हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए जिनके बाप जानवर थे। मैं उससे कहती हूँ कि मेरी अम्मी ने अभी एक लड़की को जन्म दिया है और बच्चे चीज़ों को महसूस करते हैं और छोटी अम्मू जब वो यहाँ होता है तो रोती है। वो चुप रहता है और फिर वो मुझे काट लेता है। वहाँ जहाँ उसने पहले काटा था मेरे पैर पे। जैसे हाय उसके दूध के डांट मेरी खाल में घुसने लगते हैं। मुझे खून बहने का एहसास होता है। प्यारा, वो चाहता है कि मैं रुकूं। ये काट वैसा है जैसे जब मैंने खौलता पानी अपने ऊपर गिरा दिया था, जैसे जब मैंने बास्केटबॉल खेलते हुए अपना तखना मोड़ लिया था, और हानि का एहसास। मैं उससे धकेलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ उसके आर पार निकल जाते हैं, जैसे बेथा पानी नाकाम। अब्दुल्ला, मैं कांपती हूँ। रुक, लेकिन वो नहीं रुकता, क्योंकि उससे कोई प्यार नहीं महसूस होता, कोई लगाव नहीं। वो मुझे हिलनी नहीं देता क्योंकि पिछली बार जब उसके काटने किसी को हिलनी दिया, उससे छत से धक्का दिया गया था। तो मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, आंसुओं के साथ जो मेरे लाल, गरम गालों से बेथी हैं। लुबना बाहर आती है, हाथों में बिरयानी और रायता की ट्रे लिए। बजी, खाना। वो रुक जाती है जब वो मेरा गीला चेहरा देखती है। साफ तौर पे, वो अब्बू के लिए चिल्लाती है। मेरी दुनिया धुंधली लगती है और अब्बू मुझे उठा के अंदर ली जाते हैं। अब्दुल्ला अब्बू को गुस्से सी देखता है जब अब्बू उससे भगा देते हैं। बस ऐसे ही। अब्बू, आप ये कैसे करते हैं? मैं देखती हूँ अब्दुल्ला दूसरी तरफ जा रहा है, बैम्बू के डंडों की तरफ नहीं जो उसने घर बुलना शुरू किया था। मैं अपनी आंखें बैंड करती हूँ और एक गहरी नींद में गिर जाती हूँ। जब मैं जागती हूँ, ना कोई दर्द होता है, ना कोई निशान, और अब्बू मेरे पीछे बैठकर छोटी अम्मू के गील नैपकिन वाइप्स मेरे माथे पे लगा रहे हैं। तू उन्हें अपने साथ जोड़ नहीं सकती, बेटा, वो कहते हैं। जब तू बच्ची थी और मुझे लगा कि तेरी आंखें उन्हें नहीं देखेंगी, तब भी मैं तुझे उस लड़की के रूप में देखता था जो कभी देना बंद नहीं करती थी, और ये मुझे बहुत परेशान करता था। दी अनमैरिड आदमियशा, जब मैं इंडिया के देहाती इलाकों में सफ़र कर रहा था, मैंने एक काफ़ी दिलचस्प आदमी से मुलाकात की। वहाँ के लोग भी जानते कि मैं अदनान हूँ, मुस्लिम एग्जॉसिस्ट, क्योंकि ये मेरा पहला दौरा नहीं था। लेकिन वो आदमी बस एक लैंप पोस्ट के पीछे खड़ा था। हाँ, उन्हें लैंप पोस्ट कहते हैं, और मुझे सर से पैर तक घूरता रहा। जब मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना अदब अदा किया और कोई नज़र नहीं आया, वो ठोकर खाता हुआ मेरे पास आया। बहुत सुंदर था। मैं तुझे बटू, तुझारे जुल्फ का चाचा से भी ज्यादा सुंदर, लंबी हाइट, उफ, और शक्ल शुभ सब कुछ। बेटा, लेकिन मैंने उसकी बेचैनी महसूस की। वो आया और बोला कि उसने मेरे बारे में सुना है। मैंने सर हिलाया और मुस्कुराया। वो छोटी छोटी बातों का आदमी नहीं था, तो उसने सीधा कहा कि उससे मेरी मदद चाहिए। हमने फैसला किया कि उसकी करीब पार्क की हुई जीप में जाके मसाला चाय पे बात करेंगे, वैसी जो मैंने तेरी अम्मी को सिखाई है। खैर, मैं उसके पीछे बैठा और उसने कहा कि उससे दोबारा शादी करने में मदद चाहिए। मैंने उससे फौरान ठीक किया, भाई, मैं कोई पियर बाबा नहीं हूँ। मैं दुआ नहीं करता, ना रिश्ते ढूंढने में मदद करता हूँ। लेकिन नहीं, उसने सुनने से इनकार किया। उसने कहा कि उसकी एक बार सगाई हुई थी, 1995 में, अपनी कज़न से, और वो कज़न ने खुदकुशी कर ली थी। फिर उसकी तारीख लगभग तय हुई और वो औरत, पलवाटी उसका नाम था, एक क्यूएन में गिर गई। उसके बाद उसने बताया कि उसने कभी मंदिर में शादी के लिए कदम नहीं रखा। मैं इज़्मीन कहाँ आता हूँ, साहब? मैंने जल्ला के पूछा। उसने कहा कि शादी करने के लिए उससे अपनी बीवी को छोड़ना होगा और मैं मदद कर सकता हूँ। है भाईजान, माफ़ करना, लेकिन तूने अभी कहा कि तू शादीशुदा नहीं है। उसने सर घुमाया और सांस छोड़ी।
जी, मैं नहीं हूँ। लेकिन उसने एक रात खुद को मुझसे शादी कर ली और उसकी वजह से मैं कभी किसी जीती जागती औरत से शादी नहीं कर पाया। और टैब, आयशा, मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी पिछले 19 सालों से एक जिनी के साथ शादीशुदा था। मैं अब्बू को पूरी खुशी से देखती हूँ। अबू, मैंने पूछा, क्या वो एक जीनी से शादीशुदा था? कि उनकी जीनी मैनेट पूरी करते हैं और मैंने सुना है वो सच में बहुत सुंदर होते हैं। अब्बू ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया। उसने मुझे नादान और भोली होने का दोष नहीं दिया। मैं 10 साल की थी आखिर। नहीं, आयशा, अब्बू ने बात जारी रखी। वो कोई जीनी नहीं थी। वो एक अच्छी जिन भी नहीं थी। वो एक चड़ेल थी, लेकिन वैसी चुड़ैल नहीं जैसे पिचलपेरी या कोई आम चड़ेल जिनसे मैं अक्सर मुलाकात करता हूँ। वो एक डायन थी। खैर, गयानों का इतिहास बाद में बताऊंगा। कहानी पे वापस आते हैं। वो आदमी और मैं अब एक ढाबी पे बैठे थे और हम दोनों चुप थे जब तक मैंने खामोशी नहीं तोड़ी। मैंने उससे पूछा कि ये सब कब हुआ। वो आदमी ने ऊपर नहीं देखा। मैं कोई 17 to 18 साल का था और यहाँ का एक इलाका है नामविट पर, वहाँ के खेतों से गुजर रहा था। उसने बताया कि एक सुंदर दोपहर के वक्त उसकी मुलाकात एक अजीब सी औरत से हुई, सारी में, जो चाहती थी कि वो उसके बाप के कबीला तक उसका साथ दे। उसने अलग लहजे में बात की, लेकिन मैं भी इस जमाने का नहीं था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो अचानक बीच में रुकी और मुझे सीने से पकड़ लिया, मुझे पता चला कुछ गलत है। तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, बस यही उसने कहा, और यही वो हमेशा कहती है। अदनान बाबू, मैं वहां से भाग तो गया, लेकिन जब माँ के पास घर पहुंचा, तो पूरे बदन में अजीब सी दर्द थी। इस आदमी ने मुझे बताया, आयशा, कि उससे तेज बुखार हुआ और बस यही उसकी जिंदगी बदल गई। उसने बताया कि वो रोज नहीं आती थी, लेकिन कुछ रातों को वो आती थी, उससे बात करती थी और उसके लिए खाना भी लाती थी। ऐसा खाना जो हम और तुम सोच भी नहीं सकते। खाना जो उसने कहा पवित्र खाने जैसा था, और वो उससे कभी इनकार नहीं कर सका। उसने उससे जाने को कहा, लेकिन इसका नतीजा उसकी माँ की मौत और उसकी बहन का मिसकैरेज था। उसने उसके सीने पे लाकीरें भी खोदी थीं। जब उसने पूछा, तो उसने कहा कि ये उसका नाम है। कब महसूस करता है उससे? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो वहाँ है? इस आदमी ने अपनी उंगली चाय के खाली ग्लास के किनारे पे राखी और गीली आंखों से जवाब दिया, कभी कभी दरवाजा खटखटाती है, कभी कभी पीछे से आके पकड़ लेती है, और अगर मैंने कुछ गलत किया हो, तो मुझे बुखार हो जाता है। मैंने अपना हाथ और टासबी उसके साथ हाथ पे रखा, और वो पीछे हटा। कुछ गलत से क्या मतलब? मैंने पूछा। किसी औरत से बात करना, किसी औरत को देख के खुश होना, बस यही। हमने उसकी जिंदगी के बारे में और 7 घंटे बात की, जब तक मैंने उससे यकीन दिलाया कि हिंदू हो या मुस्लिम, बस यकीन करो कि खुदा है। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई हिंदू तो नहीं पता, लेकिन अगर वो मेरी बात माने, तो वो उससे छुटकारा पा सकता है। पहली बार हमारी मुलाकात में उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की चमक आई। मैंने बस कुरान पढ़ा, आयशा, और उससे वुदू करवे एक एक कदम। उसके चाहने पे, उसने पहला कलमा और आखिरी कुल पढ़ा, और अगले हाफ्त वो बस नमाज पे बैठा और मुझे नमाज पढ़ते देखा। उससे ये सब अजीब लगा, लेकिन उसने यकीन किया, और मेरी अपनी आंखों से मैंने उससे बुखार में कांपते देखा। इस पल उसने मुझसे नफरत की, लेकिन मैं उसके आने का इंतजार करता रहा और उससे वही कहता रहा जो मैंने कहा था, और वही करता रहा जो मैंने बताया था। वो फर्मा बरदार था। वो आई और मैंने उससे खाली हवा से बात करते देखा, एक कमरे में जो लोगों से भरा था, लेकिन मैंने, बिल्कुल, एक गांधी औरत का साया देखा, और उसके आसपास से सादे आलू और कचरे की बदबू आए। ये लंबा इंतजार था, लेकिन जब वो गई, वो मुश्किल से हिल सका और उसके पूरे जिस्म पे चोट के निशान थे। उसने डायन को बताया था कि उसने रिलीजन बदल लिया है, और वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो जिंदा होने पे मुस्लिम थी। वो चीखी और उसके कान से खून बहा, लेकिन उसने कहा कि वो उससे छोड़ नहीं सकती। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि, अदनान साहब, वो कहती है कि वो मेरे बच्चे की माँ बन रही है, और कुछ महीनों में वो जरूर वापस आएगी। वो आदमी मेरी गोदी में रोया जब तक मेरी शालवा गीली ना हो गई, और मैं भी उसके साथ रोया। लेकिन वो सच में 1 साल के लिए गई, और उसके बाद के साल भी। उसके बाद मैं नहीं गया।
लेकिन मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ जिसका नाम मुझे अब तक नहीं पता और जिसका चेहरा मैं अब तक नहीं भूला। मधुबाला बेटी, ये जानना जरूरी है कि कभी कभी जिन बाहर नहीं होते, वो हम में होते हैं। चाहे उन्हें चड़ेल कहो, जिन कहो, जो भी। कभी कभी वो हमारी सोच का एक टुकड़ा होते हैं और कुछ नहीं। मैंने कई केसेस किए हैं जहां मरीज दिमागी तौर पे बीमार था और पैरासाइकोलॉजी में मेजर होने की वजह से जमील और मैं जल्दी से परिवार को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजे डीट द इससे पहले कि वो किसी अनपढ़ आदमी को बुलाए जो उनके बच्चों को जादू से मारे क्योंकि वो हलूसिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसी औरत की कहानी नहीं जो स्किज़ोफ्रेनिया, डेड या किसी दिमागी बीमारी से जूझ रही हो, और ना ही ये किसी ऐसी औरत की कहानी है जिससे सच में कोई पैरानॉर्मल चीज ने पकड़ा हो। तो ये क्या है, तू पूछेगी। आयशा बेटी, केवा पास करो और ध्यान से सुनो। ये एक सुंदर दोपहर थी। 2009 में मैं और तेरा जमील अंकल स्पिरिचुअलिटी कॉलेज से वापस आए थे। फ्लाइट लंबी थी और तू जानती है जमील को प्लेन राइड्स और वो एक साथ नहीं चलते। इसी वजह से मैं तुझे भी लोकल फ्लाइट्स में ले जाता हूँ ताकि तू जमील की तरह प्लेन से ना डरे, जबकि बाहर और भी कई चीज़ हैं जिनसे सच में डरना चाहिए। खैर, कहानी पे वापस आते हैं। हम इस्लामाबाद में तहजीब के बिस्कट्स के साथ दोपहर की चाय पी रहे थे। मुझे याद है मैं अनपैक करने वाला था जब जमील की अम्मी ने जिद की कि ये बाद में करो क्योंकि उसकी कज़न जावरिया पे मधुबाला का साया है और उससे तुरंत हमारी मदद चाहिए। हैरान, मैं जमील के साथ जावरिया के घर पिंडी चला गया। यार, मैंने हैरानी से पूछा, ये मधुबाला कैसी बाला है? जमील ने स्टीयरिंग घुमाया और कंधे उछाले। पता नहीं, उसने जवाब दिया। अम्मी कहती हैं कि कोई मधुबाला नाम की चीज का साया आ गया है जावरिया पे। जाके ही पता चलेगा। एक नई जिनी के बारे में जान की उत्सुकता और तहजीब के कॉफी बिस्कट्स का स्वाद मेरे मुंह में रहना मुझे उत्साहित कर रहा था। पिंडी, जैसे तू जानती है बेटी, मेरी पसंदीदा शहर नहीं है। ये वो शहर था जहां मैंने अपने माँ बाप, अपनी नौकरी खोई और ये एहसास हुआ कि अगर इंसान काफी दरिंदा नहीं होते तो मैं सच के दरिंदों को भी देख सकता हूँ। तो मैं 18 साल बाद रावलपिंडी जा रहा था, सिर्फ ये जान के लिए कि एक और मेजदार और डरावना वाकया मेरा इंतजार कर रहा था। जब हम जमील के कज़न के घर पहुंचे, उसके माँ बाप और भाई पहले से ही गेट के बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे। वो काफी परेशान दिखे, खासकर जावरिया की अम्मी जान। उन्होंने अपना दुपट्टा अपने सोजे हुए चेहरे पे लपेटा था और उनकी लाल आंखें उन रातों की बात करती थी जो उन्होंने रोने में गुजारी थी। जमील ने जावरिया के अब्बा के साथ रहने का फैसला किया, जबकि मुझे जावरिया की बड़ी बहन ने उसके कमरे तक साथ दिया। प्लीज, मेरी छोटी को बचा लें, उसने रोने के बीच में खुसुर फुसुर की। मधुबाला उससे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने सर हिलाया और उसके पीछे एक कोने के कमरे तक गया, ऊपर। इस वक्त, पिछले 20 सालों से, मुझे हमेशा वो अजीब एहसास होता था। तू जानती है, सर घूमना, तबीयत खराब होना, अचानक अल्टी का मैन करना बेजरा। खैर, कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो मुझे हैरान किया वो ये था कि घर का ऑरा काफी न्यूट्रल था। मुझे कोई रूह महसूस नहीं हुई, छोड़ दूँ कोई नकारात्मक ऊर्जा। शायद, मैंने सोचा, मुझे किसी बहुत मजहबी चीज से डील करना है, लेकिन तब भी मुझे कुछ महसूस होना चाहिए था। अपने ख्यालों में उलझा, मैं कमरे में गया। बेटा, जावरिया की बाहें बीच में रुक गई और वॉशरूम की तरफ इशारा किया। मैंने उससे इंतजार करने का इशारा किया और शांति से बिस्तर पे बैठ गया। मैं उससे बैठो कि आप आए हैं। मैंने सर हिलाया। नहीं, मैं चाहता हूँ मधुबाला खुद पता लगाए। तो हम इंतजार करने लगे। तब तक जमील भी कमरे में आ चुका था। मैंने फैसला किया कि मधुबाला के कमरे में गुमून दरुद पड़ते हुए। जमील ने देखा कि साइड टेबल पे यहाँ वहाँ खून के कुछ छींटे थे। उसके पीछे वाली दीवार पे भी ताज़ा लाल दाग थे। जमील की एक भौन ने कलाबाजी मारी। तू ने देखा होगा, ऐसा अक्सर होता है जब वो सोचता है। मैं, लेकिन, सोचने के मूड में नहीं था, तो मैंने साइड टेबल के मत पे, जो मुझे याद है एक टॉम एंड जेरी अलार्म क्लॉक के नीचे था, खून का एक काटरा अपनी उंगली से छुआ और मुंह में डाल लिया। अस्तगफिरुल्लाह, जमील ने चिल्ला के कहा। ये आप क्या कर रहे हैं, अदनान साहब? जावरिया की बहन ने गीन के साथ मुंह फलिया और मैं मुस्कुराया। शक को यकीन में बदल रहा हूँ।
एक जवान औरत 20 के दशक में शावर से बाल बंधे बाहर निकली और अपने साथ शैम्पू की खुशबू लाए। जमील भाई, और आप कौन? उसने साफ हैरानी से कहा। जावेरिया, उसकी बहन ने जवाब दिया उसकी तरफ बढ़ते हुए। ये तेरे लिए आए हैं। ये तुझे मधुबाला से छुटकारा दिलाएंगे। ओ, जावेरिया ने घबरा के हंसी। वो आज नहीं आई। जब आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। आपकी सहेली है, मैंने बीच में बोलते हुए काफी दिलचस्पी से कहा। आपसे इजाजत ली के आती है बेटी। जी कुछ नहीं, जावेरिया, जमील ने बात काटी। क्यों ना तू थोड़ी देर अदनान साहब के साथ गुजार, हम बाहर बैठे होंगे। जावेरिया ने हिचकी चाटे हुए मुस्कुरे और बाकी लोग उसके कमरे से बाहर निकल गए। आप चाय वेजरा पिएंगे? नहीं, मैंने जवाब दिया। पी के आया हूँ, लेकिन अगर मधुबाला जिद करे तो आप पिला देना। मैंने सोचा कि ये सब वक्त लेगा, लेकिन सच कहूँ बेटा, ये काफी आसान निकला। जावेरिया ने मेरी तरफ पीठ की। आपको उसका नाम जोर से नहीं बोलना चाहिए, उसने धीमे से कहा। आप जैसे बहुत आए हैं, सब चोट खा के जाते हैं। मैं डरावने हिस्सी का इंतजार कर रहा था। जावेरिया वहां 2 मिनट तक खड़ी रही और अचानक अपनी कलाइयां भींचने लगी। मधुबाला को किसने बुलाया? उसने और भी धीमी आवाज में कहा। ये ज़ायदा एक मांग जैसा लगा, ना कि एक सिसकी। फिर उसने नाचना शुरू किया और ये एक ऐसा तमाशा था जो मैं भूलना नहीं चाहता। क्योंकि एक आम औरत का नाच मुझे ना देखने पे मजबूर करता, लेकिन मधु नाचती हुए अपने हाथों को चाटती थी और जादुई तौर पे उसकी जीभ के नीचे से वही कौन सिरप वाले खून के दाग आते थे जो दीवार पे थे। आयशा, बिल्कुल। जावेरिया ने मेरी सामना करने पे अपना नाटक नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उसके परिवार को दीवार पे लगा खून चाटने को कहा। मज़ेदार बात यह है बेटा कि ये सब एक ड्रामा निकला जो जावेरिया पिछले हफ्ते से कर रही थी ताकि अपनी सगाई की रस्म से बच सके। मैंने उससे, हाँ, अगली बार जब वो शादी से भागने का फैसला करे तो नाटक को कामयाब करने के कुछ नुक्ते भी दिए। मेरे पास एक और मज़ेदार कहानी है जब एक जवान लड़की के माँ बाप ने मुझे बुलाया था उस रुक़्या करने के लिए, जैसे हम इस्लाम में कहते हैं, क्योंकि अस्ताफिरुल्लाह, उससे एक लड़की पसंद थी। लेकिन मैं तब तक इंतज़ार करूंगा जब तू थोड़ी और बड़ी हो जाए। अबूस ट्रैवल्स, द ट्रिप टू सहीवाल। मुझे जीप्स बहुत पसंद हैं और मुझे खुद उन्हें माइंस तक चलना और भी पसंद है। कभी कभी मैं जमील को चलाने देता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और मुझे अपनी जान से ज़्यादा गाड़ी प्यारी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बगल में बैठा रहे। खैर, ये दिसंबर का वक्त था, मौसम ठंडा था और तेरी अम्मी ने इतने स्वेटर पैक किए थे। मुझे एक बिजनेस का काम था, लेकिन तेरी अम्मी पिछले कुछ सालों से मेरी कहानियों से इतनी डर गई है कि उसने जिद की कि जमील मेरे साथ जाए। अच्छा, मैं चीज़ें देख सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे उन चीज़ों को नहीं देख सकते। अगर वो चीज़ें चाहें तो वो रूप बदल सकती हैं और इंसान का शक्ल ली सकती हैं। जमील और मैं इसी बात पे चर्चा कर रहे थे जब वोदा टाउन के गोल चक्कर पे एक आदमी साइकिल पे, सफ़ेद शलवार कमीज में, काले घनेरे बालों और जुरियन वाले चेहरे पे टोपी पहने हमसे रास्ता पूछन आया। मेरी नज़रें सिग्नल पे थी, तो जब उसने जमील की खिड़की पे नॉक किया, जमील ने उससे बर्फी की दुकान का रास्ता बताया जो 30 मिनट दूर था, हमारी दिशा के उल्टा। खैर, 3 घंटे में बिना रुके हम सहीवाल में चाचा कादम के ऑफिस पहुंच गए। हम एक मोड़ से थोड़ी दूर थे जब एक आदमी ने जमील की खिड़की पे नॉक किया। वही आदमी था बेटा, वही शक्ल शुभ, पुराने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए। इस बार लेकिन वो सबसे बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रहा था जो मैंने कभी देखी। जमील फौरन घबरा गया, क्योंकि ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं था कि वो साइकिल पे इतनी जल्दी पहुंच जाए, और वो भी मिठाई लेके। लेकिन हमने ज़्यादा सोचा नहीं, जब जमील ने खिड़की नीचे की, अस बुढ़े ने बर्फी का डब्बा गाड़ी में फेंक दिया और एक पाल में उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर चली गई, और हाँ, वो अब भी मुस्कुरा रहा था, आंखें ऊपर और बड़ी सी हंसी के साथ। उसने चिल्लाया, बर्फी तुम्हारे लिए अदनान। और हालांकि मैं पहले कलमी का पहला हर्फ भी नहीं बोल पाया, मैंने गाड़ी तेज की और हम 1 घंटे तक चक्कर काटते रहे जब तक हम नॉर्मल महसूस नहीं करने लगे और रुक गए। जमील पहली बार इतने करीब से पैरानॉर्मल चीज देखने के बाद 3 दिन तक बुखार में रहा। क्रॉसिंग द ग्रेवयार्ड सक, बेटा,
तू एक कमरे में है और वहाँ 40 लोग हैं और सिर्फ एक शख्स तुझे सच में देख सकता है। तू जरूर उसका ध्यान चाहेगी, है ना? क्योंकि बाकी 39 लोग तेरी वजूद से बेखबर हैं। इसी तरह उन्हें पता है कि मैं उन्हें देख सकता हूँ। अच्छे वाले कभी कभी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, लेकिन दूसरी बार वो बस अपना काम करते हैं। लेकिन ये जो शैतानी होते हैं वो बुआ होते हैं, बहुत तंग करते हैं। कभी मैं खुद डर जाता हूँ, कभी इन्हें डराना पड़ता है। जब मैं छोटा था, तुझसे भी छोटा बेटा, मुझे कब्रिस्तान से गुजरने से नफरत थी। हम लोग दुआ पढ़ते और बस खत्म। मैं जमीन के नीचे से अपना नाम सुनता था। 1000 बदतमीज रूह एक साथ मेरा नाम पुकारती थी। अदनान, अदनान, अदनान। छोटी आवाज़ाइन, बड़ी आवाज़ाइन, जवान आवाज़ाइन, बुद्धि आवाज़ाइन, घटिया बेटा। खैर, आदत हो गई, ढीठ हो गया। हमारे घर के सामने वाला कब्रिस्तान ठीक है क्योंकि वहाँ आबादी है। 2 साल पहले मैं एक बहुत वीरान जगह पे कब्रिस्तान से गुजरा, और ऐसी जगहों पे चुड़ैलें अक्सर घूमती हैं। मैं गुजरा और मुझे तेरी अम्मी की आवाज़ पीछे से सुनाई दी। अदनान, रुक जाएं। तू जानती है, तेरी माँ की वो तीखी आवाज़। मुझे पता था कि तेरी एमी लाहौर में कई मील दूर है, और मुझे ये भी पता था कि पायल का चुन 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 इस बात का इशारा था कि पीछे देखना बेहतर नहीं। चुन 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 कदम। बिल्कुल, वो आए और मेरा रास्ता रोक लिया। गोरी खाल, दूध जैसी, लंबे बाल, उसके चेहरे पे इतना नूर। मुझे नहीं याद वो क्या पहने थी, लेकिन ये चांदनी में चमका था। वो सब ऐसे ही होते हैं, खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत। मैंने सोचा कि मैं अपने दिल को डूबने के एहसास से बचा लूं, इसलिए मैंने उसके पैरों की तरफ नहीं देखा। तो बस ऐसे ही मैं चलता रहा। वो नहीं रुकी जब तक मैं स्टेशन नहीं पहुंच गया, और जब वो रुकी, उसने अपने गले के ऊपर चिल्लाया, इतनी जोर से कि मेरे बाएं कान से खून बहने लगा, और मुझे घर पहुंचने से पहले करीबी मिड क्लिनिक पे रुकना पड़ा। संडस हाउस बेटी, मैंने तुझे साफराज अंकल और मिनहल भाभी के बारे में बताया था ना? हाँ, वही मिनहल भाभी जो अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक हैं। खैर बेटा, जब साफराज और मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हते, मेरे अब्बू ने मुझे इजाज़त दी कि मैं साफराज के साथ होकर मैं उसके परिवार के साथ रहूं। उनका घर अब भी वहाँ है, लेकिन उनका परिवार कराची शिफ्ट हो चुका है और घर किराए पे है। खैर, सुबह हमारा काम था कि हम फार्म से गायों का दूध लाएं। हम खुद दूध भी निकालते थे। इतवार को हमें अक्सर अलग रास्ता लेना पड़ता था क्योंकि मैं क्रॉसिंग बंद होती थी। इस रास्ते पे एक काफ़ी बड़ा घर आता था और मैं उससे मिनट तक देखता रहता था जब तक साफराज मेरा कंधा पकड़ के मुझे अपनी तरफ ना खींचता। बेटा, साफराज को नहीं पता, ना किसी और को, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि इस 2 महीने के हर इतवार को जब मैं वहाँ था, मैं इस घर के सामने क्यों रुकता था। रूहाइन बेटा, वो अल्लाह के पास जाती हैं, या तो जन्नत में या जहन्नुम में। लेकिन हर इंसान के साथ एक पैरानॉर्मल चीज़ पैदा होती है जिसे कारीन या हमजाद कहते हैं। सोच, ये एक जिन है जो तेरी पैदाइश से तेरे साथ जोड़ा हुआ है। ए फ्लैट, जब कोई इंसान मरता है, उसका हमजाद उसके साथ इतना जी चका होता है कि उसकी आदतें जानता है, और अक्सर उसकी शक्ल में दूसरों या उसके प्यारों के सामने आता है। साफराज ने मुझे संडर्स के घर के सामने रुकने से मना किया था क्योंकि एक बेवा औरत ने वहां खुदकुशी की थी और वो घर में घूमती है, लेकिन बेटा वो नहीं थी। मैं कुछ मिनट के लिए रुकता था क्योंकि हर बार जब मैं ऐसा करता, मुझे सबसे बाएं खिड़की से एक औरत मुझे घूरती दिखती थी, और थोड़ी देर बाद एक स्टूल पे खड़ी होती और खुद को फांसी लगा लेती। हर इतवार 8 बार मैंने उससे मरते देखा। ये इस औरत की रूह नहीं थी बेटा, ये उसकी शक्ल में एक जिन था। इसी वजह से मुझे नापसंद है जब तू या तेरी अम्मी फिल्में रिवाइंड करके देखती हैं। मुझे फौरान वो मंजर याद आता है जो मेरा दिमाग सुंडास के घर में बार बार समझता था। मुझे देख, स्टूल पे खड़ी हो, छत की तरफ देख, खुद को फांसी लगा। मुझे देख, स्टूल पे खड़ी हो, छत की तरफ देख, खुद को फांसी लगा। अब उस थेरेपी सेशन जब मैं 19 साल की थी, 3 साल पहले, मुझे पहली बार अबू के थेरेपी सेशन में बैठने की इजाज़त मिली। और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि मुझे ये इजाज़त सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि अबू से मिलने वाली औरत का एक अजीब मैक्सिकन लहजा था और इंग्लिश उसकी पहली ज़बान नहीं थी।
तो मुझे वहाँ बैठने को कहा गया, उसके बगल में, ताकि अगर अबू को उसकी बात समझ ना आए तो मैं समझा दूँ। जमील अंकल की गैर हाजिरी के बदले अब्बू अपने थेरेपी सेशंस के लिए गेस्ट रूम इस्तेमाल करते थे। ये क्लाइंट पे भी डिपेंड करता था। हाँ, कभी कभी वो खुले दिन के उजाले को तरजीह देते थे। कई सालों से अलग अलग मज़ाबों के लोग हमारे घर आए हैं। मुझे याद है मैंने अम्मी के इस वक्त के नोकिया फ़ोन से ब्लूसी पोर्ट्रेट के पीछे छुपके एक चाइनीज़ परिवार की तस्वीरें ली थी ताकि स्कूल में दिखाओ। मेरे कॉन्वेंट स्कूल के दिनों में चीनी मीनी देखना एक बड़ी बात होती थी। अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं के लोग अबू से मिलने इसलिए आते थे क्योंकि अबू एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने 1993 में पंजाब यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी की थी, इससे पहले कि वो जमील अंकल के साथ विदेश जाए इन डिमोनोलॉजी और दूसरे डरावने सब्जेक्ट्स पढ़ने। अब्बू मुझसे कहते हैं कि हाँ, सारे जवाब कुरान में हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानती और लोगों को हमेशा ये नहीं बताया जा सकता, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना इस दुनिया में जीने का तरीका है। वो तो मजाक भी करते हैं कि 2018 के जिन ज़्यादा ढीठ हो गए हैं, मतलब जो भी ये है। तो जब मैं 19 साल की थी, मैं एक बगी लड़की थी, अभी भी अपनी इस दौलत में ढल रही थी और मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब्बू के उलट मैं उन्हें भागा नहीं सकती थी और कभी कभी मैं सुपरमार्केट जाती और एक जिन को अपने साथ घर ले आती। सबसे बुरा ये था कि उनके चेहरे मेरे दिमाग में अटैक जाते और मुझे डरावने सपने आते और लंबी मुद्दत तक बुखार रहता। गेस्ट रूम में धीमी रोशनी के साथ गोल लकड़ी की घड़ी की टिक टिक के बीच एक मैक्सिकन औरत के सामने बैठना, जो कभी कभी भी डांट मुस्कुराती थी, डरावना था। ये उस डिपेंड करता था कि वो अम्मी के पीछे सोफा बेड पे लेटना चाहती थी या रग पे बैठना, लेकिन दोनों सूरतों में उससे आराम महसूस करना था। मैंने अक्सर ये खुद महसूस किया है कि लोग अजनबियों से बात करना अपने परिवार से ज़्यादा आसान समझते हैं। हालांकि पाकिस्तान में रहने के बावजूद मैं ये बिल्कुल नहीं सुझाऊंगी, क्योंकि अब्बू ने एक बार बताया था कि कैसे वो 2 घंटे तक एक जिन से बात करते रहे थी इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ। खैर, हमने एक छोटी सी तारुफ से शुरुआत की। वो औरत 40 के दशक में अपने बार बार आने वाले डरावने सपनों की वजह से यहाँ थी। उसने कहा कि वो सब कुछ बताएगी जो उसने देखा, और ये भी कि जब वो जाती है उसके जिस्म पे ये निशान होते हैं। डॉक्टरों ने उससे कहा कि वो शायद नींद में खुद को चोट पहुंचाती है और उससे किसी के साथ सोना चाहिए। लेकिन मिसेस हवन के पति गुजर चुके थी और उनका एक ही बच्चा उन्हें मिलने से इनकार करता था। उसने एक बार अपने पड़ोसी के चिल्ड-प्रूफ कमरे में सोया था, लेकिन तब भी उसके सीने पे वही निशान थे। अबू ने उससे पूछा कि उसके ख्याल में इसका हाल क्या है। उसने कहा कि सब कुछ उसके लूसिड ड्रीम्स से जुड़ा हुआ है। कभी कभी वो अपने जिस्म से एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकती थी और खुद को सोते हुए देख सकती थी। दूसरी बार स्लीप पैरालिसिस होता था। अब्बू ने उससे एक अग्रीमेंट पे साइन करवे और उसके हाथ में एक छोटा बजर दिया, जिसका मतलब था कि अगर वो किसी भी वक्त रुकना चाहे तो वो बजर दबा सकती है। अम्मी ने उसके लिए एंचलाडास बनाने की कोशिश की थी और उसने अदब से इनकार किया, और मैं खुश थी क्योंकि उनका स्वाद सूखे कीमा और रोटी जैसा था। जब वो औरत आराम से थी, अबू ने शुरुआत की। उन्होंने बारिश के कटरन की आवाज़ चलाई, पहले धीमी, फिर जोर से बारिश होने लगी। आवाज़ सुनो, उन्होंने कहा। सांस लो और छोड़ो। ये आवाज़ मुझे लंदन की अनजानी बारिश की याद दिलाती थी। 10 मिनट के अंदर वो औरत बोलने लगी, मैं वहाँ हूँ जहाँ हवन और मैं पहली बार मिले थे। ये एक सुंदर जगह है। और जैसे हाई वो अधूरी इंग्लिश में बोली, मैंने मेरे अबू के लिए उसका तर्जुमा किया। मुझे चर्च के घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इतवार है। हवन फिर से अपनी लाल टाई पहनना भूल गया। मैं मिसेस लोरेंजो और उसके बच्चों को देख सकती हूँ। सब नीले कपड़े पहने हैं, छोटे प्यारे बच्चे। मैं अब हवन के साथ चर्च में दाखिल हो रही हूँ। हमें पहली साफ नहीं मिली क्योंकि हम लेट हैं, क्योंकि हवन अपने टोस्ट पे ज़्यादा बटर चाहता था। लेकिन जहाँ से मैं बैठी हूँ, मुझे फादर रोनाल्ड की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। वो गरीब बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं और इतवार के मासस के बारे में। हवन नहीं सुन रहा। मैं हवन से बार बार कहती हूँ कि सुनो। अब्बू ने मुझे इशारा किया कि एक छुरी इस औरत के कामती हाथ के पास रखूं।
मैंने उनके हुक्म का पालन किया और फिर घबरा के वापस कुशन पे बैठ गई। चर्च की दीवारों के बारे में बात करो। उनका रंग क्या है? अबू ने पूछा। और क्या तुम्हें पता है, वो बुलाखाद हवान ने गलती से वो छुरी जिससे उसने बटन लगाया तुम्हारे बैग में रख दी। ओ, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, वो बहुत भुलक्कड़ है। उसने पिछले साल मेरा जन्मदिन भी भूल गया था। दीवारें पीली हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो नारंगी भी हैं। मिसेस लोरेंजो को कोई कॉल आ रहा है। वो उठ रही है। वो जा रही है। मुझे पसंद नहीं जब वो जाती है। फिर सब लोग जाने लगते हैं। वो औरत अपने आसपास के बारे में बयान करते हुए 14 मिनट गुजार चुकी थी। अगर उसने कुछ भी छोड़ दिया जो उसने सेशन शुरू होने से पहले अब्बू को बताया था, अब्बू ये इंश्योर करते थे कि वो उसका भी ताज्जिया करे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब्बू क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद को हर तफसील सुनने के लिए मजबूर किया। ओह हाय, मिसेस लोरेंजो के बच्चे जा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ हुआ है क्योंकि मैं फादर को चर्च से बाहर जाते देख रही हूँ। मुझे डर है सब लोग जा रहे हैं। दीवारें एक धुंधला सा रंग लेने लगी हैं और मुझे लगता है उन्होंने दरवाजे ज़्यादा देर तक खुले छोड़ दिए। हर जगह भीन भिनाटी मक्खियाँ हैं। मैं हवान से कह रही हूँ कि हम भी चलें। हमें भी जाना चाहिए। सब चले गए हैं। हवान नहीं सुन रहा। वो कब सुनता है? मैं फिर उससे जाने को कहने के लिए मुड़ती हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं है। मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। मुझे लगता है वो काला आदमी आने वाला है। मुझे लगता है मुझे भागना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें रुकना चाहिए, मिसेस हवान, अब्बू ने जवाब दिया। रुको, मिसेस हवान, मुझे लगता है तुम्हें रुकना चाहिए। रुकना, लेकिन मुझे जाना है। अब्बू ने मुझे कहा कि मिसेस हवान से बात करो, उनकी नकल करके। पहले मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने उससे रुकने को कहना शुरू किया। मैं सोच रही थी कि मैं अबू के थेरेपी सेशंस के बारे में जान के लिए कभी उत्साहित क्यों थी। जैसे ही मिसेस हवान ने एक छोटी सी चीख मारी, मुझे मेरा सर घूमता महसूस हुआ। मेरे जिस्म पे गूसबम्स उभरने लगे और मेरा मुंह सूख गया। ऐसा लगा जैसे मैं वो डरावना सपना देख रही हूँ, ना कि मिसेस हवान। अब्बू महसूस कर सकते थे कि मैं परेशान और डर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ मेरे पैर पे रखा ताकि मुझे यकीन दिलाएं कि वो वहाँ हैं। लेकिन उनके हाथ ठंडे थे और इसने मुझे एहसास दिलाया कि वो भी बीमार महसूस कर रहे थे। पिछले 10 सालों में मैंने इस दौलत, जिसे अब्बू कहते हैं, के साथ जीना सीखा था, और अगर इन 10 सालों ने मुझे कुछ सिखाया था, तो ये था कि जब मुझे कोई जिन महसूस हो तो अपने जिस्म को मुझ पे हावी होने ना दूं। मुझे अबू का कहना याद आया कि ये मैं हूँ जिसके पास ताकत है, ना कि उसके। अगर मैं डर गई, वो मुझे हरा देगा। अगर मैं उससे डरा दूंगी, मैं जीत जाऊंगी। तुम्हें मुझे चर्च से जाने देना चाहिए था। वो काला आदमी यहाँ है। वो यहाँ है, मिसेस हवान की अचानक चिल्लाहट ने मेरे ख्यालों को टूटा। वो कैसा दिखता है? वो कहाँ बैठा है? अबू ने पूछा। उसके बारे में बताओ, मिसेस हवान। ठीक है, ये धुंधला है, लेकिन वो काला है और उसके पैर नहीं हैं। वो सांप की तरह चलता है। वो अभी सांप की तरह चल रहा है। उसके हाथों पे सर्जिकल ग्लव्स हैं, जैसे हवान के ऑफिस में होते थे। उसका हाथ खून से ढका है। खुदा, उम्मीद है ये जेलो है। उम्मीद है ये खून नहीं है। वो आ रहा है। ओ खुदा, वो मुझे फिर चोट पहुंचाएगा। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, अबू ने जवाब दिया। उससे आने दो। याद रखो, तुम्हारे बैग में बटर वाली छुरी है। मेरी आंखें पानी से भरने लगी थी और ऐसा लगा जैसे मैं अपने दिमाग में आवाज सुन रही हूँ। मैं चाहती थी कि ये सेशन खत्म हो। मैं चाहती थी कि ये मैक्सिकन औरत बजर डाबे और मैं ताज़ी हवा के लिए बाहर भाग जाऊं। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरी जिस्म की गर्मी क्यों बढ़ने लगी थी। मैंने आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह कहा, और जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं डर के पीछे उछल गई। उस औरत के पीछे, जो बैंड आंखों से लेती थी, एक काला चेहरा वाला छिपकली जैसा आदमी था, स्क्रब्स पहने। उसने मुझे देखा और सिसकी। मैंने उसकी जीभ मिसेस हवान की गर्दन पे सरकता देखा। वो जीभ सच था। वो हमारे गेस्ट रूम में था। वो जीभ जिसके बारे में मिसेस हवान बात कर रही थी,
वो सच था और ये इतना करीब था, इसलिए मुझे इतनी बुरी तरह बीमारी महसूस होने लगी थी। उस वक्त मुझे लगता है मैं सांस लेना भूल गई थी। अबू ने अपनी उंगली अपने होठों पे रखी और मुझे आवाज ना करने का इशारा किया। मिसेस हवान, अबू ने कहा, उस जिन को नज़रअंदाज करते हुए जो उन्होंने भी देखा था। काले आदमी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचने देना। याद रखो, ये तुम्हारा सपना है और तुम्हारी छुरी। याद रखो, तुम काले आदमी को मार सकती हो, उससे छुरी मारो। मिसेस हवान कान लगी जब वो छिपकली जैसा जीव उस पर चढ़ गया। मैंने निगला और महसूस किया कि मैंने गेस्ट रूम के कार्पेट पे पेशाब कर दिया। मैंने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन गर्म पेशाब मेरी टांगन के बीच से बहने लगा। मिसेस हवान ने बटर वाली छुरी उठाई और हवा में झटके देने लगी। उससे मारो, अबू ने चिल्ला के कहा। तुम्हारे पास छुरी है, उसके पास कुछ नहीं, उससे मारो। वो जीव ने एक छोटी सी चीख मारी और मिसेस हवान रुक गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।